और ये हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी सरकार का पहला विधानसभा सत्र दिलचस्प रहने के आसार हैं। विधानसभा का सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा और 3 दिनों तक चलेगा। सरकार की ओर से सत्र में 40 विधायक नए चेहरे होंगे, तो वहीं इस सत्र में हंगामा पूरे होने की उम्मीद है। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष का नेता तक तय नहीं कर पाई। तो क्या बिना नेता विपक्ष के सदन चलेगा? नेता विपक्ष न होने की स्थिति में बीजेपी कोई खेला तो नहीं करने वाली, और इस सत्र में मुद्दे क्या होंगे, ये तमाम अहम सवाल हैं। तो सरकार बनने के बाद 3 दिन का शीतकालीन सत्र होगा, और इस सत्र में जहां सरकार लगातार कोशिश करे कि कुछ विधेयकों को इंट्रोड्यूस कराया जाए, काम किए जाएं, तो वहीं विपक्ष को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, अभी तक विपक्ष ये भी तय नहीं कर पाया। हालांकि जब बैठक हुई चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, तो सीएम सैनी ने नेता विपक्ष पर यह जरूर कहा कि ये विपक्ष तय करेगा, ये सरकार का काम नहीं है। लेकिन सवाल यह कि नेता विपक्ष नहीं होगा तो स्थिति क्या होगी सदन की? वो मुद्दे जो विधेयक का जिक्र नायब सैनी कर रहे हैं, क्या उनको पास कराने में कोई अड़चन आएगी? किस तरीके की स्थिति इस बार सदन में रहने वाली है? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कुथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार के कार्यकाल का पहला विधानसभा सत्र 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। जाहिर है इस विधानसभा सत्र में मुद्दे क्या होंगे? क्या मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अगले कुछ घंटों में नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित कर देगी? अगर कांग्रेस विधानसभा सत्र के पहले तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं करती, तो बीजेपी सरकार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को ही बिठाएगी, ताकि विपक्ष को साथ लेकर चला जा सके। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले भूपेंद्र हुड्डा का मीडिया को दिया ये बयान सामने आया है। एक तो किसान को खाद मिलता नहीं और एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी का वायदा क्या है, 3100 देंगे, जो एमएसपी है उससे भी कम मिल रहा है। 300 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा है, और किसानों पे पराली के नाम पर मुकदमे बढ़वाने का काम कर रहे हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट है, इस बात की चर्चा विधानसभा में। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सत्र 13 और 14 नवंबर के बाद 18 नवंबर यानी 3 दिन तक चलेगा। इस सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उस पर चर्चा होगी। कुछ विधेयकों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सीएम का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव विपक्ष को करना है। 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। आज देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। गौरतलब है कि इस बार 40 नए चेहरों के साथ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। विपक्ष संभवतः एमएसपी और डीएपी खाद की किल्लत के अलावा युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाएगा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी वायदे, 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता और 2 लाख नौकरियों का वायदा भी सदन में उठ सकता है। चलिए, आगाज अच्छा होना चाहिए, अंजाम का अंदाजा भी लग जाएगा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो 3 दिन चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं? देवेंद्र, क्या उम्मीदें की जाएं, क्योंकि स्थिति इस बार विधानसभा में जो इस सत्र है इसमें कुछ अलग सी बनती हुई नजर आ रही है। कितनी उम्मीदें इस सत्र से की जाएं? क्या जो विधेयक सरकार लाने की बात कर रही, जो चर्चा सीएम सैनी कर रहे थे प्रेस ब्रीफिंग में, उन्होंने बातें कही हैं, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए,
सौरभ, पहले तो बीजेपी सरकार या मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष सामने आए, कांग्रेस का मोर्चा कौन संभालेगा। लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद नहीं बनेगा। 13 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, आज 11 तारीख खत्म हो गई, 12 एक दिन है, 13 को तो फर्स्ट हाफ में होगा, तो बिल्कुल सत्र शुरू होगा। लेकिन कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, मेरे को नहीं लगता। इस तरह के संकेत कम है, लेकिन कभी बनाना तो है, लगता है शायद महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के बाद हो। लेकिन हाईकमान अभी व्यस्त है, चूंकि हरियाणा हारने के बाद उनके पास एक मौका है, महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में ये खबर है कि मुकाबला बहुत कांटे का है। अभी ना एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन, किसी की कोई वो अभी अनुमान नहीं है कि ये जीत सकता है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति है, तो सारा ध्यान हाईकमान का उधर है। अगर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना होता, कोई घोषणा करनी होती, अब तक हो गया होता। अब तो महज 24 घंटे की बात रह गई है। लेकिन कांग्रेस अगर कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में जाती है, तो जाहिर है जो पुराने नेता हैं, जैसे रघुवीर सिंह कादियान है, सबसे सीनियर नेता है, भूपेंद्र हुड्डा से भी पहले गए या उनके बराबर, जो और बीबी बत्रा है जैसे, और जो पुराने नेता हैं जो कई बार विधायक बन चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देंगे, कांग्रेस की बात रखेंगे। और उनके मन में बहुत है सौरभ, मन में बहुत है कांग्रेस के, कई चीजें हैं। लेकिन चूंकि पहला सत्र है, मेरे को लगता है थोड़ा सा गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा और कोई खटास ना हो पहले ही सत्र में, ये मेरे को लगता है कोशिश दोनों तरफ से होगी। लिहाजा यह है कि अगर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस नहीं करती या ऐलान नहीं करती या इस तरह की चीज सामने नहीं आती, तो जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है, जो जगह, वहां भूपेंद्र हुड्डा को बिठाया जाएगा। इस नाते के चूंकि 2 बार सीएम रह चुके हैं, वाकिफ हैं विधानसभा की कार्रवाई से, बड़े नेता हैं, तो उनको उस कुर्सी पर सरकार स्वेच्छा से बिठाएगी ताकि प्रतिपक्ष को भी सम्मान दिया जा सके, साथ लेकर चला जा सके। तो अभी तक तो ये है। लेकिन जहां तक बातें हैं, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ विधेयक लाए जा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। और 40 नए चेहरे हैं, उनको भी विधायक के काम कैसे होते हैं, क्या होता है, वो ट्रेनिंग भी दी जानी है, कुछ उनको इनपुट्स दिए जाएंगे, टिप्स दिए जाएंगे। तो मेरे को लगता है पहले हंगामेपूर्ण सत्र होगा, ऐसा मेरे को संभावना कम नजर आ रही है। महेश, किस तरीके की उम्मीद की जाए शीतकालीन सत्र से? हालांकि 13 और 14 2 तारीखें अहम बताई जा रही हैं, और इन 2 तारीखों पर ही जब अभिभाषण होगा, उसके बाद चर्चा होगी, विपक्ष के विधायकों को भी मौका मिलेगा। कितनी उम्मीदें की जा सकती हैं इस सत्र से? देखिए, पहले भी इस संदर्भ में जिक्र किया जा चुका है, हनीमून पीरियड ही आप सरकार का मानकर चलिए, क्योंकि विपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष भी शायद ही तय कर पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, उसमें लगता नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय किया जा सकता है। फिलहाल तो ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बैठाकर ही जो रस्म अदायगी है वो पूरी की जाएगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर बैठने का मौका मिलता है, तो फिर यकीनन किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। पहला मुद्दा एमएसपी का होगा, एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा के सत्र में खड़े होकर साबित करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो मुद्दा होगा वो पराली को लेकर होगा। पराली को लेकर जिस तरीके से सख्त कार्रवाई जो है किसानों पर की जा रही है, जहां पर भी पराली में आग लगाने की जो घटनाएं वो सामने आ रही है, किसानों के खिलाफ चालानिंग भी की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज की गई। तो तमाम इन कार्रवाइयों के खिलाफ यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के हित में खड़े होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा करने की जो बात है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठाने की कोशिश करेंगे कि अभी आपके पास पूरा वक्त है और मैं आपको सिर्फ याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल लगता यही है कि कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाएगी और इन्हीं मुद्दों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को घेरने की अपनी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये महज एक रस्म अदायगी भर होगी। इसके अलावा डीएपी खाद की कमी का मुद्दा भी भूपेंद्र सिंह उठाने की कोशिश करेंगे। दरअसल किसानों का जो मुद्दा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सबसे कह सकते हैं कि बेहतरीन मुद्दा साबित होता है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि ज्यादातर जो किसानों का झुकाव था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा था। चुनावी मौसम के दौरान लोकसभा में हमने देखा, हालांकि विधानसभा में तमाम समीकरण बदलते हुए नजर आए और किसानों के विरोध के बावजूद स्पष्ट बहुमत और एक तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन किसानों को किसी भी सूरत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूर अपने से नहीं होने देंगे और ये कोशिश करेंगे कि हरियाणा विधानसभा में किसानों की आवाज को उठाया जाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये रस्म अदायगी भर है, क्योंकि हनीमून पीरियड सरकार का है और उसी
संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। बीरेन जी, जो सत्र है महज 3 दिनों का, और उस सत्र को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सवाल उठा रही। जब प्रेस ब्रीफिंग हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सत्र चलेगा, 13-14 को अभिभाषण के बाद चर्चा होगी, मौका दिया जाएगा, तो कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल भी कहते नजर आए कि अवधि थोड़ी कम है, हर विधायक को बात रखने का, सरकार को घेरने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो तय करते हैं विधानसभा सत्र की, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो तय करते हैं। उसमें तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब 4 मंत्री हैं। अगर हम लोकसभा में देखें तो लोकसभा के अंदर जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, तो उसमें मंत्री नहीं होते, तो मतलब वहां की व्यवस्था अलग है। लेकिन विधानसभा में जो है वो सरकार के 4 मंत्री शामिल है। तो हालांकि उसमें जो डिप्टी स्पीकर है वो विशेष आमंत्रित है, विपक्ष का सिर्फ एकमात्र जो आज गीता भुक्कल ने प्रतिनिधित्व किया है। तो ये कुल मिला के देखा जाए कि सदन की कितने दिन चलेगा ये तो सरकार का काम है। तो जब सरकार के जो सदन की जो अवधि कम रखी है तो विपक्ष को मौका तो मिलता है, विपक्ष कहता भी है कि अवधि ज्यादा बढ़ाई जाए, लेकिन अवधि का बढ़ाने का इसलिए उद्देश्य नहीं है। देखिए, ये जो पहला सत्र था जिसमें विधायकों की शपथ हुई थी, उसी की आगे का है, क्योंकि पिछला सदन जो है अनिश्चित काल के लिए जो है वो स्थगित नहीं हुआ था। तो मतलब ये एक बात है कि सत्रावसान नहीं हुआ था, ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ था। तो मतलब अगर सत्रावसान हो जाता तो नए सिरे से ये सत्र होता, तो ये उसी सत्र का एक आगे का भाग है, ये शीतकालीन सत्र नहीं है। तो इसके अंदर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर बहस होगी और मुख्यमंत्री जवाब देंगे। इस बार इसमें प्रश्नकाल भी नहीं है। तो लेकिन जो विपक्ष जो है, पहली बार इतना मजबूत विपक्ष है, मतलब 37 कांग्रेस के विधायक हैं, 2 इंडियन नेशनल लोक दल के हैं, इतना मजबूत विपक्ष पहले कभी नहीं रहा। मतलब इतनी संख्या विपक्ष की कभी नहीं रही, इसलिए विपक्ष के पास पर्याप्त अवसर है सरकार को घेरने का। हालांकि विपक्ष का नेता तय नहीं हुआ, इससे कोई अवसर नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कर्नाटक की बात थी तो कर्नाटक में 6 महीने लग गए थे विपक्ष का नेता तय करने में। तो लेकिन आप मुद्दे तो उठा सकते हैं, मुद्दों के उठाने पर कोई रोक नहीं है। किसानों के मुद्दे निश्चित रूप से उठाए जाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, तो सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश होगी। और सरकार की तरफ से अब जवाब देने की जिम्मेदारी जो है अनिल विज है, महिपाल डांडा है, तो ऐसे मुख्यमंत्री के साथ होगी। तो कुल मिला के विपक्ष तो ज्यादा हमलावर होगा, क्योंकि विपक्ष के पास जो अवसर है और सरकार ने जो चुनाव वायदे किए हैं उसकी समय सीमा क्या है, सरकार कब घोषणा करेगी, तो विपक्ष सरकार को घेर सकता है। वीरेंद्र जी, सवाल यह भी है कि विपक्ष नेता विपक्ष नहीं चुना जा रहा, सीएलपी लीडर नहीं चुना जा रहा, कांग्रेस के आगे चुनौतियां कई हैं, क्योंकि हमने देखा जो कमेटी का गठन किया था हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए शमशेर गोगी के द्वारा कि सीधे तौर पर हुड्डा के ही लोगों को बैठाया गया है। तो इसमें कांग्रेस के आगे चुनौती कई नजर आ रही हैं। पहले सीएलपी लीडर का चुनाव हो, उसके बाद संगठन का निर्माण किया जाए, तो एक चुनौती नहीं है कांग्रेस के आगे। नेता विपक्ष का सवाल जो उठ रहा है वो भी उठना लाजमी ही है, क्योंकि कांग्रेस संगठन अभी भी एकजुट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, कांग्रेस ने ये अवसर दिया है सत्तारूढ़ दल को। मतलब कांग्रेस अपने मामले खुद तय नहीं कर पा रही। अगर कांग्रेस ने अपने विवाद हल कर लिए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर नहीं मिलता। अब मान लीजिए, तो आपने हार के कारणों का विश्लेषण करना है। आपने तो ईवीएम पे दोष डाल दिया। आपने अपने विधायक जो चुनाव हार गए थे उम्मीदवार, उनको कहा था कि ईवीएम के जो मामले आपने प्रमाण लाने हैं, लेकिन वहां तो एक दूसरे के ऊपर जो है भीतरघात के आरोप लगाने, कांग्रेस के संगठन ना होना, तो आपस में छीटाकशी करने लग गए। तो कुल मिला के ये देखा जाए जो कांग्रेस अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक गई है। अब कांग्रेस ये सिद्ध करना चाहती है कि वो अपने संगठन के कारण नहीं, ईवीएम के कारण हारी है। और ईवीएम का जो दोष जो ठीकरा फोड़ना है वो कितना कारगर होगा, हालांकि ये लंबी प्रक्रिया है। कांग्रेस नैतिक आधार पर अपनी हार अभी स्वीकार नहीं कर रही, जबकि करनी चाहिए। जब कांग्रेस की अपनी खामियां हैं, अपनी रणनीति में कमी रही, कई कारण रहे, उम्मीदवारों का गलत चयन रहा, तो उस पर कांग्रेस को विश्लेषण करना चाहिए। अब खाली ईवीएम पर दोष देने से कांग्रेस जो है अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकती। और कांग्रेस को अपने अंदरूनी हार, विपक्ष का नेता क्यों नहीं तय कर पा रहे? भारतीय जनता पार्टी ने तय करना नहीं है, कांग्रेस ने तय करना है। अगर कांग्रेस तय कर देती तो भारतीय जनता पार्टी जो हमलावर नहीं होती। तो हालांकि देख, कारण उसका विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, इसलिए जो है कांग्रेस का हाईकमान वहां व्यस्त है। लेकिन इसमें अगर नेता तय करना तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है भाई। जब आपने अपने विधायकों से राय ले ली है तो उसके बाद आपने तो सिर्फ घोषणा करनी है। देखो, विधायकों की राय पर ही तो हल करना है, या आपने अपने ऊपर से थोपना है। जो कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई, उसका अभी तक उसने सीखा नहीं है, अतीत से सबक नहीं लिया। और अब देखिए, जो विपक्ष का नेता तय करने में भी कांग्रेस को परेशानी हो रही है, जबकि एक नेता तय करना है, कोई ज्यादा परेशानी की बात है नहीं। तो जब आप संगठन भी नहीं बना पा रहे, तो आपको संगठन का खमियाजा भुगत चुके हैं, तो विपक्ष का नेता तय करने में परेशानी क्यों है?
बिल्कुल। और हार जो लगातार हो रही है कांग्रेस की, उससे कुछ सीख भी पार्टी नहीं ले रही, ऐसा भी नजर आ रहा है, क्योंकि संगठन में कई फांट होते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, सीएम नायब सैनी को हमने सुना आज प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा कि कई विधेयकों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, सरकार का फोकस है। तो ये विधेयक कौन कौन से होंगे, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं, लोगों से जुड़े होंगे, या फिर वो मुद्दे होंगे जो महेश बता रहे थे कि किसानों का मुद्दा होगा, डीएपी का मुद्दा होगा, पराली का मुद्दा होगा, एमएसपी का जो है मुद्दा है वो होगा? क्या सरकार कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है इस विधेयक के माध्यम से, सदन के माध्यम से विधेयक पेश करके, कि विपक्ष को कोई सवाल उठाने का मौका ही ना मिले? देखिए सौरभ, एक बात तो है, जो सदन इस बार दिखेगा 13 तारीख को, देवेंद्र मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। महेश, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या कुछ बीच का मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए, जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे थे और उनके संदर्भ में विधेयक का जिक्र कर रहे थे, तो ये संभव नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट काफी सख्ती दिखा चुका है पराली जलाने के मामलों को लेकर, तो ऐसे में उन्हीं के आदेश के बाद ये जो कार्रवाई हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से की गई थी, जिसमें अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी जो नरमी बरत रहे थे पराली जलाने के मामलों को लेकर। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया, तो ऐसे में पराली से संबंधित किसी भी तरह का विधेयक जो है वो सरकार की तरफ से नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा एमएसपी की जहां तक बात है, तो एमएसपी को लेकर भी किसी भी तरह के विधेयक की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में ही नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री यहां गारंटी दे चुके हैं। एमएसपी पर फसलों की खरीद का जो वायदा है वो सरकार की तरफ से किया जा चुका है। अब अगर सरकार एमएसपी पर फसलें नहीं खरीद रही है, तो इसका मुद्दा विपक्ष उठा सकता है, लेकिन किसी भी तरह के विधेयक में एमएसपी के संदर्भ में कोई भी इससे जुड़ी बात उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ये पहले से घोषित कर चुकी है कि एमएसपी पर ही जो फसलें हैं वो खरीदने का काम हरियाणा की सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो साफ तौर से रोजगार की जहां तक बात है, तो रोजगार की गारंटी भी युवाओं को पहले से नायब सरकार की तरफ से दी जा चुकी है, तो किसी भी तरह के रोजगार से संबंधित विधेयक की भी कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक कौशल रोजगार पोर्टल की बात है, तो यहां तीसरी बार सरकार बनने के साथ ही अब यह भी कहा जा सकता है कि सरकार की नीतियों को जनता ने पसंद किया, तो इस वजह से यहां ठेकेदारी प्रथा या कि सरकारी ठेकेदारी जो कि पोर्टल के जरिए करवाई जा रही थी, अब वो पोर्टल व्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। चूंकि जनता ने वोट दिया है, तीसरी बार नायब सरकार को बनाया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के गलियारे तक पहुंची है, सत्ता पर काबिज हुई है, तो इसमें यह माना जाता है कि फिर जनता ने सरकार की नीतियों को पसंद किया है, तो एचकेआरएम भी आगे चलता रहेगा। तो किसी और तरह के विधेयक की जरूरत हो सकती है, लेकिन इस तरह के कम से कम एमएसपी को लेकर, पराली को लेकर, रोजगार को लेकर किसी भी तरह का विधेयक सरकार नहीं लाएगी। जी बिल्कुल। देवेंद्र, आगे के मुद्दे होंगे, विपक्ष सरकार को घेरेगा, सदन के अंदर सरकार भी चर्चा करेगी। महेश ने क्लासिफाई किया कि सरकार किन मुद्दों को लेकर विधेयक नहीं ला सकती है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि विधेयक का जिक्र जो सीएम सैनी कर रहे थे, किन विधेयकों की बात कर रहे थे और वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, जो सौरभ, जो चीजें जो पहले से चले आ रहे हैं, जो योजनाएं थी सरकार की के विधायक जो विधेयक लाए जाएंगे उसको पास करा के, ताकि सर्वसम्मति से उन योजनाओं को, जन कल्याण से संबंधित योजनाएं हो सकती हैं जी। उसमें फिलहाल तो मेरे को लगता है जो मौजूदा मुद्दे हैं, जो मौजूदा समस्याएं सामने खड़ी हैं, जैसे पराली वाला इशू है जी, प्रदूषण की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दिल्ली में तो, दिल्ली एनसीआर के एरिया में, खासतौर पे जो हरियाणा के दिल्ली से सटे एरिया हैं, प्रदूषण है, फसल किसानों की पड़ी है मंडी में। अब विपक्ष के नेता, जो विपक्ष के नेता हैं जैसे रणदीप सुरजेवाला है, उन्होंने आजकल एक वायरल की हुआ वीडियो कि किसी भी कीमत पर धान की फसल नहीं बिक रही, जो सरकार कह रही है। नायब सैनी ने कहा था 3100 रुपए की क्विंटल कम से कम देंगे, लेकिन 2500 2400 बिक रही है। सारी फसलों का हवाला दिए गए, वीडियो वायरल हो रहे हैं। कि दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा ये मुद्दा उठा रहे थे कि पराली के नाम पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब जो मौजूदा मुद्दे हैं, मेरे को लगता है वो तो अभी की समस्याएं हैं। जो विधेयक है, जो पहले जन कल्याणकारी योजनाएं बनी थी, उन पर विधायक विधानसभा में मोहर लगवाकर उनका इंप्लीमेंटेशन, उनको लागू करना, मेरे को लगता है पुरानी योजनाएं जो है वो जो जन कल्याण से संबंधित है। हालांकि इस सदन में मेरे को लगता है जो सबसे जो प्रमुख मुद्दा है सौरभ, ये भी है कि विपक्ष सरकार से पूछेगा, आपने महिलाओं को 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए देने
आर्थिक मदद देने का जो चुनावी वायदा किया था उसका क्या, उसका जवाब मांगा जाएगा मेरे को लगता है, क्योंकि लाखों की ऐसी महिलाओं की संख्या है जो इंतजार कर रही थी सरकार बनते, और शायद वोट भी इसमें दिया था कि कांग्रेस कह रही थी हम 2000 रुपए देंगे महिलाओं को आर्थिक, लेकिन बीजेपी ने एक दिन बाद जो आया था संकल्प पत्र, हम 2100 देंगे। तो 2100 को लेकर महिलाओं की बहुत ज्यादा जिज्ञासा है ये जानने की कि सरकार उनको ये मदद कब से दे रही है। इस तरह के मुद्दे, युवाओं की जो 2 लाख नौकरियों की बात है वो वाले हैं जो चुनावी वायदे किए गए। शायद विपक्ष सरकार से ये जवाब चाहेगा कि आप ये बताओ, आपने जो ये लुभावने वायदे किए थे, चलो लोगों ने आपकी सरकार बना दी, बीजेपी को वोट दिया, आपको समर्थन दिया, लेकिन ये बताओ जो इस तरह की योजनाएं हैं जिन्होंने लोगों को काफी आकर्षित किया बीजेपी की तरफ, 500 रुपए वाले सिलेंडर की बात थी, नौकरियों की बात है, तो इन मुद्दों पर भी मेरे को लगता है शायद सरकार से जवाब मांगा जाएगा और घेरने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ अप्रिय लगे, लेकिन कांग्रेस का चेहरा ऐसा जरूर नजर आएगा कि जनता के हितों की बात होगी, और कांग्रेस जिस तरीके से मात खा चुकी है कांग्रेस अभी चुनाव में, मेरे को लगता है वो अपने आप को जिम्मेदार विपक्ष होने का एहसास कराएगी और जनता को ये फील कराएगी कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो सरकार से हम चाहते हैं, वो विपक्ष हमारी आवाज सदन में उठाए। तो उस तरह से जिम्मेदारी वाला रवैया मेरे को लगता है कांग्रेस का होगा, ताकि जनता की सहानुभूति मिले। वीरेंद्र जी, इस बार सरकार की ओर से सत्र में 40 विधायक जो हैं वो नए चेहरे होंगे, उनकी ट्रेनिंग को भी लेकर तैयारियां सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार, कल उनका ट्रेनिंग एक सेशन होगा। इन नए चेहरों की मौजूदगी, इनकी भूमिका किस तरीके की रहेगी? सदन में इस बार कितना कुछ खास देखने को मिलेगा इस सत्र के दौरान? देखिए, इस बार प्रश्नकाल तो है नहीं, तो ऐसे में अभिभाषण पर बहस के लिए जो है अब सत्तारूढ़ दलों माना जाता है कि इनको कहने का अवसर मिलता है। मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए, जो नए विधायक हैं उनको अभिभाषण पर चर्चा के लिए कितना समय मिलता है, स्पीकर कितना समय देते हैं, नए जो विधायक हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। तो अभिभाषण के माध्यम से वो अपने क्षेत्र की बात भी कह सकते हैं, सरकार की उपलब्धियों की प्राथमिकता की चर्चा भी कर सकते हैं, और विपक्ष हमला कर भी हो सकता है। तो मतलब विपक्ष के पास ही पर्याप्त अवसर है। ये मतलब राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष की भूमिका बहुत कुछ निर्भर करेगी। तो किसानों के मुद्दे पर जो है विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा, और इस पर वॉकआउट होना तो आम बात है। मतलब देखिए, विपक्ष भी जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास करेगा। जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर जो है उनकी सहानुभूति हासिल करने के लिए विपक्ष जो है कहीं भी हमलावर हो सकता है, सरकार को घेर सकता है। तो सरकार की ओर से मुख्यतः जिम्मेदारी जो अपने संसदीय कार्य मंत्री हैं महिपाल डांडा पर आएगी, क्योंकि वो उनके पास विभाग है। तो इस तरह से अनिल विजय वरिष्ठ मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी ज्यादा से बढ़ जाती है, क्योंकि विपक्ष के जो हमले होंगे सरकार पर होंगे, तो सरकार पर हमलों का जवाब देने के लिए नायब सैनी है, अनिल विजय, इन पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए कि कृष्ण पवार भी वरिष्ठ जो है वो विधायक हैं, तो इसलिए जो सीनियर जो मंत्री की भूमिका में है उनकी जवाबदेही ज्यादा बन जाएगी। महेश, इस बार सदन की अगर बात की जाए तो सत्र की बात की जाए तो कितना अलग है बीते सत्रों से अगर तुलना की जाए तो? हालांकि इतिहास जरूर रचा, हरियाणा में तीसरी बार सरकार में बनाने में कामयाब हुई है बीजेपी, और कांग्रेस की स्थिति इस बार कुछ गफलत में ही नजर आ रही है। इस बार सदन में कितना अलग देखने को मिलेगा? देखिए, एक पूरा अंतराल था जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल का प्रतिनिधित्व अभय सिंह चौटाला करते थे, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो करते थे, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर, चाहे स्पीकर के आसन को लेकर, स्पीकर के गरिमामयी पद को लेकर, जिस तरीके की टिप्पणियां अभय सिंह चौटाला करते रहे, मुझे लगता है कि वो टिप्पणियां अब सुनने को नहीं मिलेंगी। उस तरह का जो है गरिमा को ठेस पहुंचाने की जो घटनाएं हैं वो अब हरियाणा विधानसभा में नहीं होंगी, कम से कम इतना तो साफ तौर से नजर आ रहा है। इसके अलावा जो नए विधायक आए हैं, चूंकि उनकी अभी ट्रेनिंग होनी है और अभी उतने सशक्त तरीके से वो अपनी बात रख पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन नए जो विधायक हैं वो जरूर यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये खुद को परिपक्व करने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में खड़े होकर किस तरीके से अपने इलाके की आवाज को उठाना, किस तरीके से अपने मुद्दों को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करना है, कितनी जिम्मेदारी के साथ वो अपने इलाके की आवाज को उठा सकते हैं। ये अपनी क्षमता को उन्हें एक तरीके से टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, पहले ट्रेनिंग और उसके बाद जो रियलिटी टेस्ट है वो इन तमाम नए विधायकों का देखने को मिलेगा। अपनी अपनी हर संभव कोशिश, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, यानी सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक हों या विपक्ष से जुड़े विधायक हों, ये जरूर कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि अभय सिंह चौटाला जिस तरह की टिप्पणियां किया करते थे, अब विधानसभा में उस तरह की आवाज नहीं सुनने को मिलेगी। भले ही
मंडी के 2 विधायक भी हैं, लेकिन उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शायद दोनों नहीं करेंगे जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अभय सिंह चौटाला खुद मुख्यमंत्री और स्पीकर और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को लेकर कर दिया करते थे। मुझे लगता है कि गरिमा पहले से बेहतर इस विधानसभा के सत्र में देखने को मिलेगी और आने वाले सत्रों में भी पहले से बेहतर गरिमामयी हरियाणा विधानसभा का सत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट कमेंट देवेंद्र मैं आपसे लेना चाहूंगा शॉर्ट में। बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है सत्र के लिए? शॉर्ट में देखिए सौरभ, कांग्रेस को अब विश्वास और लोगों को भरोसा दिलाना है कि हम बतौर विपक्ष में सदन में आपकी आवाज उठाएंगे और सहानुभूति हमदर्दी बटोरने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि 2-3 महीने में अब नगर निगमों के चुनाव होने, जहां मेयर पद के भी चुनाव के डायरेक्ट चुनाव होता है। तो मेरे को लगता है अगला हालांकि छोटा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस भरोसा जगाने की और भरोसा समर्थन लेने की इस तरह की कोशिश जरूर करेगी इस सदन के जरिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा का सत्र 3 दिन तक चलेगा। अब कांग्रेस की भूमिका कैसी होगी विपक्ष के तौर पर, यह देखने वाली बात होगी। किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन हंगामा जरूर सदन में होने के आसार नजर आ रहे हैं।